आप में से जो भी इसे पढ़ रहा है प्लीज मदद भेजिए। मेरे सभी दोस्त मारे जा चुके हैं। अगर कुछ नहीं किया गया तो मेरा भी वही हाल होगा। ये सब तब शुरू हुआ जब गर्मियों में स्कूल की छुट्टियां पड़ी। हम हाल ही में हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुए थे, इसलिए मैंने और मेरे दोस्तों ने तय किया कि क्यों ना गर्मियों में कहीं घूमने जाया जाए और जश्न मनाया जाए। मिगेल ने हमें साउथ अमेरिका के एक रिजॉर्ट के बारे में बताया। अरे यार, मेरे गांव में एक रिजॉर्ट है, बहुत ही मजेदार, सुंदर बीच, दारू, लड़कियां और भी बहुत कुछ। मेरा विश्वास करो, तुम्हें बहुत मजा आएगा। मिगेल मेरा बेस्ट फ्रेंड था। हम एक दूसरे को जूनियर स्कूल से जानते थे। साथ में वो जिस रिजॉर्ट की बात कर रहा था वो उसी जगह पला बड़ा था, इसलिए मुझे उसकी बात पर भरोसा था। अगले हफ्ते ही मैं, मिगेल, उसकी गर्लफ्रेंड एना और 2 और दोस्तों ने एक प्राइवेट प्लेन बुक किया और अपने ट्रिप के लिए निकल गए। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से जोर के तूफान शुरू हो गया। टर्बुलेंस बहुत ही खतरनाक था कि हम रोने और चिल्लाने लगे। चीजें और भी ज्यादा खराब हो गई जब हमारे प्लेन का एक इंजन जल गया, लेकिन फिर भी ये किसी चमत्कार से कम नहीं कि हमने रिजॉर्ट के पास एक एयर स्ट्रिप पर लैंड कर लिया। क्या सब ठीक है? बस कुछ चोटें और खरोचे, लेकिन मैं जी लूंगा। बस मुझे शायद एक साफ पैंट की जरूरत है। एना को काफी चोट आई थी, उसका कंधा उतर गया था। हमने उसे फर्स्ट एड दी और उम्मीद की कि शहर पहुंचकर हम उसे सबसे पहले डॉक्टर के पास ले जाएंगे। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह थी कि प्लेन पूरी तरह से खराब हो गया था। इसे ठीक होने में काफी दिन लगने वाले थे और तब तक हमारे पास इस रिजॉर्ट में रुकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उस टाइम मैं नहीं जानता था कि चीजें इतनी खराब होने वाली हैं। हमने एयरफील्ड से मिगेल के गांव में बने एक रिजॉर्ट तक जाने के लिए बस कर ली। रिजॉर्ट जाने के रास्ते में मैंने देखा कि शहर तक जाने वाले अलग अलग भागों में एक डंडे पर स्केयर क्रो लगे हुए थे और हर कोई वास्तव में किसी इंसान जैसा ही लग रहा था। और उससे भी ज्यादा डरा देने वाली चीज ये थी कि उनके मुंह से काला लिक्विड निकल रहा था। मिगेल ने बताया कि वो सब क्या है। गांव के लोगों ने मिलकर ही ये यहाँ लगवाया है। उन्हें लगता है कि बुरी आत्माओं से ऐसे ही छुटकारा मिल सकता है। ये सब पाइप से बने हुए हैं और इसे पेड़ की टहनी से बांधा गया है। इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त मैट और डेमियन ने अपने फोन से तस्वीरें लेना शुरू किया। मैं इतना डरा हुआ था कि मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं। आखिरकार इतनी देर के इंतजार के बाद हम रिजॉर्ट पहुंचे। वहां के स्टाफ ने हमें हमारे कमरे दिखाए। मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उस रिजॉर्ट में हम इकलौते टूरिस्ट थे। इसका मतलब यह था कि रिजॉर्ट में पूरी तरह से सन्नाटा था। मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने वहां के एक स्टाफ मेंबर से पूछ ही लिया, लेकिन उसने मुझे जवाब देने की बजाय घूरा और फिर वहां से चला गया। आखिर चल क्या रहा है? कहाँ है सब? मैंने अभी यहाँ के मैनेजर से बात की है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस वीकेंड पर यहाँ एक त्योहार है, इसलिए सभी काम बंद है, यहाँ तक कि बीचेस भी बंद हैं। मुझे घर जाना है। मिगेल ने एना को शांत करवाया, लेकिन सभी लोग इस बारे में जानकर बहुत दुखी हो गए थे। अचानक हमें बाहर से कुछ अजीब सा संगीत सुनाई देने लगा। जिस त्योहार के बारे में मिगेल ने बात की थी वो शुरू हो चुका था। इस उम्मीद में कि उस त्योहार में जाने से शायद हमें अच्छा लगे, हम फौरन सड़क की तरफ चले गए। हमने जो नजारा देखा उसे देखकर हमें एहसास हुआ कि काश हमने ऐसा नहीं किया होता। एक मरे हुए शरीर पर ताजा लेप लगाया हुआ था और उसने कुछ खास कपड़े पहने हुए थे ताकि उसे सब देख सके, इसलिए उसे सबके सामने प्रदर्शित किया गया था। नौजवान लड़कों का एक समूह उसी कब्र को अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहा था और उसके पीछे गांव वाले जुलूस निकालते हुए आ रहे थे। कुछ लोग हंसी खुशी नाचते हुए आ रहे थे, बाकी जाप करते हुए और कुछ खुद को चाकू और नुकीले हथियारों से काटते हुए आ रहे थे। परेड में आए हर इंसान के चेहरे पर खोपड़ी का चित्र बना हुआ था। पूरी गली में लोगों के रिश्तेदारों की सड़ी हुई लाशें रखी हुई थी। हर किसी को आमतौर पर पहने जाने वाले कपड़े पहनाए गए थे और उन्हें कुर्सी पर बैठाया हुआ था जैसे वो जिंदा हो। वो नजारा इतना हैरान कर देने वाला था कि मेरा नाश्ता बाहर निकलने को था। ये सब क्या है? ये यहाँ का चीफ के लिए एक दफन जुलूस है। वो कुछ दिन पहले ही मर गया। जैसे ही मैंने सोचा कि इससे बुरा अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक उसी समय ऐसा हुआ। वो जुलूस बीच में ही बंद हो गया और सभी लोग हमारी तरफ मुड़े। वो अपनी अजीब सी भाषा में कुछ बोलते हुए हमारी तरफ आने लगे। मिकेल, ये सब क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता, लेकिन हमें जल्द ही अंदर जाना होगा। मैं और मेरे बाकी साथी तेजी से रिजॉर्ट के अंदर भागे, लेकिन वहां कोई नहीं था। सारा स्टाफ, यहाँ तक कि मैनेजर भी वहां से जा चुका था। मैं अपने कमरे की तरफ भागा, लेकिन वहां मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। किसी ने मुर्गों को मारकर उनका शव और खून हमारे कमरे में चारों ओर फैला दिया था। मिगेल की गर्लफ्रेंड को पैनिक अटैक आने लगा। हम में से बाकी लोग अब बहुत सह चुके थे। अब बस बहुत हुआ, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमें एयर स्ट्रिप पर कुछ दिन के लिए इंतजार भी करना पड़े तो। मैं यहाँ एक भी मिनट और नहीं रहूंगा। मैंने मिगेल से कहा। मेरी रगों में खून खौल रहा था। मैं अपने बैग्स लेने गया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था।
इससे पहले कि मैं इस बारे में सोच पाता, मुझे और भी ज्यादा बुरा होने का एहसास हुआ। अलग भाषा में मंत्र जपते हुए लोगों के झुंड की आवाज और तेज होने लगी। हमने बालकनी से देखा तो गांव वाले रिजॉर्ट के अंदर आ चुके थे। वो चिल्ला रहे थे और शोर मचा रहे थे। हर किसी के हाथ में चाकू और अन्य नुकीले हथियार थे। मुझे नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मैं सब संभाल लूंगा। तुम सब छुप जाओ, मिगेल ने हमसे चिल्लाते हुए कहा। तब तक गांव वाले रिजॉर्ट के रिसेप्शन तक आ गए। हम पास में बने एक डेस्क के पीछे जाकर छुप गए ताकि हम सब देख सकें। मिगेल बहुत धीरे और फुसफुसाते हुए बात कर रहा था। उसने जो भी कहा मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन फिर अचानक एक आदमी उसकी तरफ आया और उसने मिगेल के पेट में चाकू घुसा दिया। उसका बेजान शरीर जमीन पर गिर गया और बाकी झुंड ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। नहीं! एना इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और चिल्लाई। इस वजह से सबका ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो गया। भागो, सबके सब भागो! मैं चिल्लाया और हम सब वहां से भागे। मैंने एना का हाथ पकड़ा और उसे लेकर भागने लगा। मैट फिसल कर गिर गया। मैं सिर्फ डर के मारे उसे देख सकता था। उन्होंने उसे उठाने का मौका भी नहीं दिया और उस पर वार कर दिया। डैमियन दूसरी तरफ भाग गया और वो सब उसके पीछे भागे। एना और मैं भागते भागते रिजॉर्ट के बीच पर पहुंचे। किस्मत से वहां मछली पकड़ने के लिए एक छोटी नाव खड़ी थी। मैं उस नाव पर चढ़ा और मैंने एना को भी अपने साथ ही रखा। नहीं, हम नहीं जा सकते। बाकियों का क्या? हमें मदद लानी होगी। अगर हम यहाँ रुके तो हम भी मारे जाएंगे। मैंने किसी तरह उस बोट को चालू किया और जैसे ही बाकी के गांव वाले बीच पर पहुंचे, हम वहां से निकल गए। हमसे जितनी तेज हो सका हमने उस बोट को उतनी तेज भगाया जब तक लोगों का झुंड हमारी आंखों के आगे से गायब नहीं हो गया। मैंने चैन की सांस ली। मैं खुश था कि हम वहां से निकलने में कामयाब हुए। अचानक मुझे अपने सर के पीछे जोर से वार होने का एहसास हुआ और फिर मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए किसी जानवर की तरह लकड़ी पर टंगे हुए पाया। मैंने अपने आसपास देखा तो मेरे दोस्त मर चुके थे, सबके सब, मिगेल और एना के अलावा। वो दोनों गांव वाले के साथ खड़े थे और उन्हीं की तरह मंत्र गा रहे थे जैसे वो सब नरक से आए कोई शैतान हो। मिगेल, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ क्या हुआ? मुझे माफ करना, ये कोई निजी दुश्मनी नहीं है। मेरे लोगों को हमारे चीफ की मौत के सम्मान और बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए विदेशियों की बलि की जरूरत थी और उनकी मदद करना मेरा फर्ज है। इसलिए मुझे तुम सबको बहला फुसलाकर यहाँ लाना पड़ा। एना को इन सब चीजों के बारे में पहले से ही पता था। उसका काम सिर्फ इतना था कि तुम में से कोई भी आइलैंड छोड़कर यहाँ से ना जाए। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे लगा था कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इसलिए तुम अब तक जिंदा हो। मैंने उनसे हाथ जोड़कर तुम्हारी सलामती मांगी है, जितनी देर तक हो सके, लेकिन मेरे जाने के बाद क्या हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। अपने इन आखिरी शब्दों के साथ मिगेल वहां से चला गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है। मैं डर के मारे बस देखता रहा। वो मेरे दोस्तों को बैग में डाल रहे थे और उन्हें स्केयर क्रो बनाया जा रहा था। मैं जानता था कि अगर कुछ नहीं किया गया तो अगली बारी मेरी होगी। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में मेरे डैड ने मेरा नाम यूटा में हो रहे एक समर कैंप पे लिखवा दिया। अलग अलग स्कूल के बच्चे उस कैंप में आए थे। हम सबको अलग अलग कैंप लीडर के नीचे ग्रुप्स में बांट दिया गया। लड़कियों को कैंप के बाएं ओर रखा गया और लड़कों को दाएं ओर। हम सभी बच्चे 13 से 15 साल के बीच की उम्र के थे और जाहिर सी बात थी कि इस उम्र में हमें एक दूसरे से आकर्षण था। लड़के लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे थे और लड़कियों को इतना ध्यान मिल रहा था जिससे वो बहुत खुश थी। लेकिन मैं अकेले रहने वालों में से था, इसलिए मुझे दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन फिर मैं एंजेला से मिला। मैं एक पेड़ के पीछे बैठा और लकड़ी की मदद से गुलेल बना रहा था कि तभी मैंने एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनी। मुझे मेरा चश्मा वापस करो। लेकर दिखाओ, आओ लो ना। मैंने पेड़ के पीछे से देखा तो टकर एक लड़की को परेशान कर रहा था। टकर मेरे स्कूल से ही था और उसे अक्सर अपने साइज का फायदा उठाकर लोगों को परेशान करना अच्छा लगता था। वो लड़की मजबूर होकर वहां खड़ी रही। उसकी 2 चोटियां बनी हुई थी और दांतों में ब्रेसेस लगे हुए थे। मैं उठा और मैंने टकर के हाथ से चश्मा छीन लिया। अपनी साइज के किसी लड़के से जाकर पंगा लो टकर। वाओ, लगता है कि किसी को गर्लफ्रेंड मिल गई है। दफा हो जाओ यहाँ से। टकर ने जोर से अपना पैर कीचड़ में दे मारा और उस लड़की की पिंक ड्रेस खराब कर दी और फिर किसी विलन की तरह मुस्कुराता हुआ निकल गया। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। उसे नजरअंदाज करना, वो पागल है। खैर, मेरा नाम जैक है। मेरा नाम एंजेला है। और इस तरह हमारी दोस्ती शुरू हुई। एंजेला और मैंने वो पूरा दिन एक साथ बिताया। लेकिन उस दिन शाम को बॉनफायर के समय कुछ अजीब हुआ। मैं हमारे कैंप लीडर के द्वारा बनाया गया रोस्टेड चिकन खा रहा था जब एंजेला उठी और जंगल के अंदर चली गई। कुछ मिनट बाद जब वो नहीं आई, मैंने तय किया कि मुझे उसे ढूंढने जाना चाहिए।
मैं तालाब की तरफ गया और वहां मैंने एंजेला को देखा और टकर भी वहीं खड़ा था। वहां और कोई नहीं था। मुझे लगा कि शायद टकर फिर से उसे परेशान कर रहा है, लेकिन फिर मैंने देखा कि एंजेला टकर के गाल पर किस कर रही थी। मैं ये देखकर चौंक गया। कुछ ही पल पहले ये लड़का उसे रुला रहा था और अब वो उसी को किस कर रही थी। ये सोचकर शायद मैं कभी लड़कियों को नहीं समझ सकता। मैं कैंप साइट पर वापस आ गया। मुझे बुरा लगा और बिना एंजेला के वापस आने का इंतजार किए मैं सोने चला गया। अगले दिन मेरे साथ रह रहे लड़के कार्सन ने मुझे उठाया। डूड डूड उठाओ, जल्दी उठाओ। क्या तुम चिल्ला क्यों रहे हो? कल रात टकर को जंगल में किसने मार डाला। क्या? हाँ यार, आज सुबह कैंप के लीडर को खून से भरी टकर की लाश एक पेड़ के नीचे पड़ी मिली। मिस्टर रसल ने डेप्यूटी को बुलाया है। हम सब डाइनिंग हॉल में इकट्ठे हो गए और टकर की रहस्यमयी मौत की घोषणा हुई। मिस्टर रसल, हमारे कैंप के काउंसलर ने बताया कि उसकी मौत किसी जानवर के वार से हुई है, क्योंकि टकर के शरीर और चेहरे पर बहुत से खरोच के निशान थे। पुलिस उसका मरा हुआ शरीर ले गई और अंधेरा होने के बाद हमें कैंप से बाहर जाने के लिए मना कर दिया गया। उस दिन दोपहर में मैं एंजेला के कमरे में उसे टकर की मौत के बारे में पूछने के लिए गया। मुझे यकीन था कि उस रात टकर की मौत से पहले सिर्फ मैंने उन दोनों को एक साथ देखा था, लेकिन जैसे ही मैंने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया, मैंने सुना कि उसके साथ रह रही लड़कियां हंस रही थी और एंजेला का मजाक बना रही थी। उन्होंने दरवाजा खोला और चिल्लाई, ओ एंजी, लो तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ गया। मुझे उनकी बात सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसके बारे में और भी ज्यादा अजीब बात कही। तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस कैसे करोगी जब तुम हमारे सामने अपने कपड़े तक नहीं बदल सकती। एंजेला अपने कमरे में ही खड़ी रही। उसका चेहरा लाल पड़ गया था। क्या सब कुछ ठीक है? सब मेरे शर्मीले स्वभाव का मजाक उड़ाते हैं। मैंने उसे गले लगाया और उसे परेशान देखकर मैंने टकर के बारे में उससे कोई बात नहीं की। हम दोनों ने एक साथ पौधे लगाए और एंजेला फिर से मुस्कुराने लगी। दिन ढलने ही वाला था जब एंजेला ने मुझसे एक फेवर मांगा। जैक, तुम मेरे इकलौते दोस्त हो यहाँ, क्या तुम कैमिला के साथ मजाक करने में मेरी मदद करोगे? कैमिला? वो लड़की जो आज सुबह तुम्हारा मजाक उड़ा रही थी? हाँ, मैंने अभी उसे वॉशरूम जाते हुए देखा। प्लीज उसे सबक सिखाने में मेरी मदद करो। लेकिन तुम्हारे दिमाग में किस तरह का प्रैंक है? एंजेला मुझे वॉशरूम की बाहर ले गई और उसने उसी खिड़की की तरफ इशारा किया। तुम्हें बस इतना करना है कि मुझे उस खिड़की तक उठाना है ताकि मैं उसे डरा सकूं, बस। ठीक है, इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होगा शायद। मैंने एंजेला को अपने कंधे पर बैठाया और ऊपर उठाया, लेकिन जो उसने मुझे बताया था वो करने की बजाय उसने कोने पर लगे मधुमक्खी के छत्ते को निकाला और उसे वॉशरूम के अंदर फेंक दिया। वॉशरूम के अंदर बहुत सारी मधुमक्खियां हो गई और उसी समय एंजेला ने फौरन खिड़की बंद कर दी। कैमिला की दर्दनाक चीख ने मेरे कानों को सुन कर दिया। चलो भागो यहाँ से। एंजेला ने मुझे खींचा और इससे पहले कि हमें कोई देख पाता हम वहां से निकल गए। जैसे ही हम एक सुरक्षित जगह पर पहुंचे, मैं उसके इस घटिया मजाक को देखकर दंग रह गया। ऐसा घटिया प्रैंक करने के लिए मैं उस पर बहुत चिल्लाया और मैंने उससे कहा कि हमारी दोस्ती खत्म होती है। मैंने उसे धमकी देकर इतना भी कहा कि मैं जानता हूं कि टकर की मौत से पहले वो उसके साथ थी। जैसे उसने मेरी ये बात सुनी, उसकी आंखें बड़ी हो गई। मैंने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया और वहां से चला गया। जब मैं कैंप साइट पर वापस आया तो कैमिला मेडिकल रूम में थी और उसे बहुत तेज बुखार था। मैंने तय कर लिया था कि अगली सुबह ही मैं मिस्टर रसल के पास जाऊंगा और उन्हें एंजेला पर नजर रखने को कहूंगा। उस रात काफी तूफान आया और हम सबको जल्दी अपने अपने कैंप में जाने का आदेश मिला। मेरे साथ रह रहा लड़का कार्सन अपने बाकी दोस्तों के साथ था, इसलिए उस रात में कैंप में अकेला था। रात के करीब 2 बजे मुझे अपने छाती पर जोर सा महसूस हुआ, जिस वजह से मेरी नींद खुल गई। नींद भरी आंखों से मैंने एंजेला को अपने ऊपर बैठा हुआ पाया। वो पागलों की तरह मुस्कुरा रही थी और उसके हाथ में चाकू था। मुझे लगा था कि हम एक दूसरे को समझते हैं जैक, लेकिन तुम भी पाकियों की तरह ही निकले। नहीं, उसने मुझे मारने के लिए चाकू उठाया, लेकिन मैंने उसे बिस्तर से नीचे धक्का दे दिया और चिल्लाया। हम दोनों ही अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करने लगे और मेरे हाथ में एंजेला के लंबे बाल आ गए और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। उसका विग मेरे हाथ में आ गया। नो! ये तुमने क्या किया जैक? ये तुमने क्या किया? एंजेला का शरीर डर के मारे कांपने लगा, जैसे उसे पैनिक अटैक आ रहा हो, और फिर वो जमीन पर बेहोश होकर गिर गई। मैं काउंसलर के पास भाग कर गया और उन्हें सब कुछ बताया। एंजेला के परिवार और पुलिस वालों को बुलाया गया। इसके बाद एक हैरान कर देने वाला सच सामने आया। एंजेला दरअसल एक लड़का था जिसका नाम था पीटर। एक दुखद कार एक्सीडेंट में उसकी बहन की मौत के बाद पीटर की मॉम ने उसे एक लड़की की तरह पाला। ये उसकी मॉम थी जिसने बचपन से ही पीटर के दिमाग के साथ खिलवाड़ किया था। पीटर अब एक जुवेनाइल जेल में है। उस पर एक कत्ल की कोशिश का इल्जाम है। मैं उसके बाद से कभी किसी समर कैंप में नहीं गया।
और उस हादसे के बाद भी कई वक्त तक मुझे लड़कियों के साथ रिश्ता रखने में भी डर लगने लगा। हे, मुझ पर पानी उछालना बंद करो चार्ल्स, अब बस भी करो। ये सिर्फ पानी है जान, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम तैरते हुए हंसने लगे। किनारे से दूर जाकर हमें समुद्र की गहराई का पता चला। अचानक मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखा तो उसके चेहरे के भाव बदले हुए नजर आ रहे थे। चार्ल्स, मेरी टांग खींचना बंद करो। मैं कुछ नहीं कर रहा जान। क्या हुआ? एक चीख के साथ वो अचानक लहरों के बीच कहीं गायब हो गई। मैं उसे ढूंढते हुए पानी के अंदर गया, लेकिन वो एक झटके में ही गायब हो गई थी। मैंने मदद के लिए आवाज लगाई, मदद करो, कोई मेरी मदद करो, मुझे मदद की जरूरत है। अपनी आंखों के कोने से मैंने एक परछाई को अपने आसपास घूमते हुए देखा और मैं घबराने लगा। समुद्र में अंधेरा था और मेरी गर्लफ्रेंड कहीं नजर नहीं आ रही थी। पानी के अंदर जो काली परछाई थी वो जो भी थी मेरे और करीब आने लगी। फिर अचानक मुझे महसूस होने लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है और फिर उसने मुझे ऊपर खींच लिया। एक आदमी ने मुझे पानी में संघर्ष करते हुए देखा और अपनी नाव में खींच लिया। हे मैन, तुम कैसे हो? क्या हो रहा है? मेरी गर्लफ्रेंड, वो चली गई। हम दोनों समुद्र में तैर रहे थे और फिर वो अचानक कहीं गायब हो गई। हम उसे ढूंढ लेंगे, तुम शांत हो जाओ। लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ पाए। यहाँ तक कि उन्होंने कोस्ट के गार्ड को भी बुलाया, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिली। आखिरकार मांझी और कोस्ट गार्ड मेरी तरफ देखने लगे जैसे मैं कोई पागल हूँ और मेरे पास वहां से जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला था और मैं सीधा सीधा पुलिस के पास गया। मुझे एक लापता होने की शिकायत दर्ज करवानी है। उसका नाम नैन्सी है। हम समर वेकेशन के लिए यहाँ आए थे और हम दोनों तैर रहे थे जब अचानक वो गायब हो गई। पुलिस ने मेरी पूरी कहानी सुनी, लेकिन मैंने स्टेशन के बाहर जो देखा उससे मैं हैरान हो गया। मैंने उसे सड़क के उस पार खड़े हुए देखा। उसके चेहरे पर घबराहट थी। क्या चल रहा है चार्ल्स? तुम पुलिस स्टेशन में क्यों थे? मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। क्या क्यों क्या क्या क्या, क्या, क्या हुआ? मैं सदमे में था और उससे लगातार सवाल पूछ रहा था, लेकिन उससे कुछ भी याद नहीं था। उसने बताया कि उसका सर बहुत दर्द कर रहा था और कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। हम जल्दी से होटल गए और मैं उम्मीद करने लगा कि मुझे कोई जवाब मिलेगा, लेकिन हम अपने कमरे में वापस आए तो वो काफी थकी हुई लग रही थी। इसलिए हमने उस रात सोने का फैसला किया। पानी बहने की आवाज ने मेरी नींद खोल दी। मैंने आसपास देखा और मुझे पता चला पूरा कमरा पानी से भरा हुआ था। मुझे बाथरूम से नलके के चालू रह जाने की आवाज आने लगी, इसलिए मैं भागते हुए उसे बंद करने गया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे ही मैं अपनी गर्लफ्रेंड को जगाने और उसे वहां से बाहर निकालने के लिए वापस आया तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। नैन्सी, ये क्या हो रहा है? तुम कौन हो? वो बदल रही थी। उसका शरीर एक ऐसे जीव में बदल गया जिस पर कांटे और पंख लगे हुए थे। उसकी आंखें गहरी काले रंग की थी और उसका चेहरा किसी मछली के जैसा लग रहा था। उसके शरीर का रंग बदलकर हरे और नीले रंग में तब्दील हो चुका था और उसके बाल काले और लंबे हो गए थे और उसके हाथ और नाखून भी लंबे हो गए थे। और फिर वो मेरे ऊपर कूदी। मैं उसे चकमा देने में कामयाब हुआ और जल्दी से दरवाजे की कुंडी खोलकर मैं बाहर निकल गया। मैं तब तक भागता रहा जब तक मैं होटल के दरवाजे से दूर नहीं हो गया। फिर मैं रुका और मैंने खिड़की से अंदर देखा। वहां नैन्सी थी। वो बिस्तर पर ऐसे बैठी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने अपनी आंखें मसली, कंफ्यूज होकर पीछे हो गया और ये सोचने लगा कि कहीं मुझे कोई भ्रम तो नहीं हो रहा। चार्ल्स, तुम कहां जा रहे हो? वापस आओ। आखिरकार मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला। चार्ल्स, तुम इस तरह भागे क्यों? आखिर हुआ क्या है? क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आया है? हाँ, शायद ऐसा ही हुआ है। अपनी आंखें मसलने पर मुझे ऐसा ही लगा जैसे मैंने कोई सपना देखा हो। वहां कोई पानी नहीं था और ना ही वहां ऐसे कोई निशान नजर आ रहे थे जैसा पहले मैंने देखा था। अगर मेरी जगह कोई भी और ऐसा कुछ देखता तो उन्हें भी यही लगता कि वो सपना देख रहे हैं। शायद हमें एक बार दोबारा तैरने जाना चाहिए, इससे तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा। हाँ, शायद हम ऐसा कर सकते हैं। शायद मुझे पूरी तरह जागने की जरूरत है। इसलिए हम एक बार फिर समुद्र की तरफ जाने लगे और वहां पहुंचकर पानी में उतर गए। जैसे ही हमने तैरना शुरू किया तो सब कुछ आम तरीके से ही चल रहा था, इसलिए मैं भी धीरे धीरे रिलैक्स होने लगा। जैसे ही हम किनारे से थोड़ा दूर गए तो मुझे अपनी टांग पर कोई चीज महसूस हुई और फिर मुझे वो दोबारा महसूस हुई। पानी में नीचे देखने पर मैंने देखा कि काली परछाई मेरे आसपास घूम रही है और मैंने नैन्सी की चिंता जताते हुए उसकी ओर देखा। नैन्सी, फिर से कुछ हो रहा है। लेकिन उसका चेहरा देखने के बाद मैं अपनी बात खत्म नहीं कर सका। वो एक बार फिर से पूरी तरह बदल चुकी थी और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। इससे पहले कि मैं उससे दूर हो पाता उसने मेरी बाजू पकड़ी और मुझे पानी के अंदर धकेलने लगी।
मैं अपनी पूरी जान लगाकर उससे छुटकारा पाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं सिर्फ खुद को नीचे जाते हुए महसूस कर पा रहा था। मैं कोशिश करता रहा, लेकिन उसने मुझे बहुत ही जोर से पकड़ा हुआ था। जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, क्या बकवास है। लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा और मुझे समुद्र की गहराइयों में ले गई जब तक मैं बेहोश नहीं हो गया। मैंने उसका चेहरा देखा, वो बहुत ही खतरनाक और खूंखार लग रहा था। उसके बाद मैंने कोशिश करनी भी बंद कर दी और समुद्र की गहराइयों में खो गया। मैं अपने आसपास परछाई को तैरते हुए देख सकता था। जैसे जैसे मैं उनके पास जाता रहा, मुझे लगने लगा कि मैं अब दोबारा तट नहीं आ सकूंगा। मेरे सामने घूम रही परछाइयां मुझे धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगी और मुझे एहसास हुआ कि वहां और भी जीव थे, बिल्कुल नैन्सी के जैसे। शायद अगली बार मैं उसे किसी और शिकार को पकड़ने में मदद करूंगा। आप में से जो भी इसे पढ़ रहा है, प्लीज मदद भेजिए। मेरे सभी दोस्त मारे जा चुके हैं। अगर कुछ नहीं किया गया तो मेरा भी वही हाल होगा। ये सब तब शुरू हुआ जब गर्मियों में स्कूल की छुट्टियां पड़ी। हम हाल ही में हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुए थे, इसलिए मैंने और मेरे दोस्तों ने तय किया कि क्यों ना गर्मियों में कहीं घूमने जाया जाए और जश्न मनाया जाए। मिगेल ने हमें साउथ अमेरिका के एक रिजॉर्ट के बारे में बताया। अरे यार, मेरे गांव में एक रिजॉर्ट है, बहुत ही मजेदार, सुंदर बीच, दारू, लड़कियां और भी बहुत कुछ। मेरा विश्वास करो, तुम्हें बहुत मजा आएगा। मिगेल मेरा बेस्ट फ्रेंड था। हम एक दूसरे को जूनियर स्कूल से जानते थे। साथ में वो जिस रिजॉर्ट की बात कर रहा था, वो उसी जगह पला बड़ा था, इसलिए मुझे उसकी बात पर भरोसा था। अगले हफ्ते ही मैं, मिगेल, उसकी गर्लफ्रेंड एना और 2 और दोस्तों ने एक प्राइवेट प्लेन बुक किया और अपने ट्रिप के लिए निकल गए। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से जोर के तूफान शुरू हो गया। टर्बुलेंस बहुत ही खतरनाक था कि हम रोने और चिल्लाने लगे। चीजें और भी ज्यादा खराब हो गई जब हमारे प्लेन का एक इंजन जल गया, लेकिन फिर भी ये किसी चमत्कार से कम नहीं कि हमने रिजॉर्ट के पास एक एयर स्ट्रिप पर लैंड कर लिया। क्या सब ठीक है? बस कुछ चोटें और खरोंचे, लेकिन मैं जी लूंगा। बस मुझे शायद एक साफ पैंट की जरूरत है। एना को काफी चोट आई थी, उसका कंधा उतर गया था। हमने उसे फर्स्ट एड दी और उम्मीद की कि शहर पहुंचकर हम उसे सबसे पहले डॉक्टर के पास ले जाएंगे। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह थी कि प्लेन पूरी तरह से खराब हो गया था। इसे ठीक होने में काफी दिन लगने वाले थे और तब तक हमारे पास इस रिजॉर्ट में रुकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उस टाइम मैं नहीं जानता था कि चीजें इतनी खराब होने वाली हैं। हमने एयरफील्ड से मिगेल के गांव में बने एक रिजॉर्ट तक जाने के लिए बस कर ली। रिजॉर्ट जाने के रास्ते में मैंने देखा कि शहर तक जाने वाले अलग अलग भागों में एक डंडे पर स्केयर क्रो लगे हुए थे और हर कोई वास्तव में किसी इंसान जैसा ही लग रहा था। और उससे भी ज्यादा डरा देने वाली चीज ये थी कि उनके मुंह से काला लिक्विड निकल रहा था। मिगेल ने बताया कि वो सब क्या है। गांव के लोगों ने मिलकर ही ये यहाँ लगवाया है। उन्हें लगता है कि बुरी आत्माओं से ऐसे ही छुटकारा मिल सकता है। ये सब पाइप से बने हुए हैं और इसे पेड़ की टहनी से बांधा गया है। इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त मैट और डेमियन ने अपने फोन से तस्वीरें लेना शुरू किया। मैं इतना डरा हुआ था कि मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं। आखिरकार इतनी देर के इंतजार के बाद हम रिजॉर्ट पहुंचे। वहां के स्टाफ ने हमें हमारे कमरे दिखाए। मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उस रिजॉर्ट में हम इकलौते टूरिस्ट थे। इसका मतलब यह था कि रिजॉर्ट में पूरी तरह से सन्नाटा था। मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने वहां के एक स्टाफ मेंबर से पूछ ही लिया, लेकिन उसने मुझे जवाब देने की बजाय घूरा और फिर वहां से चला गया। आखिर चल क्या रहा है? कहां है सब? मैंने अभी यहाँ के मैनेजर से बात की है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस वीकेंड पर यहाँ एक त्योहार है, इसलिए सभी काम बंद है, यहाँ तक कि बीचेस भी बंद हैं। मुझे घर जाना है। मिगेल ने एना को शांत करवाया, लेकिन सभी लोग इस बारे में जानकर बहुत दुखी हो गए थे। अचानक हमें बाहर से कुछ अजीब सा संगीत सुनाई देने लगा। जिस त्योहार के बारे में मिगेल ने बात की थी वो शुरू हो चुका था। इस उम्मीद में कि उस त्योहार में जाने से शायद हमें अच्छा लगे, हम फौरन सड़क की तरफ चले गए। हमने जो नजारा देखा उसे देखकर हमें एहसास हुआ कि काश हमने ऐसा नहीं किया होता। एक मरे हुए शरीर पर ताजा लेप लगाया हुआ था और उसने कुछ खास कपड़े पहने हुए थे ताकि उसे सब देख सके, इसलिए उसे सबके सामने प्रदर्शित किया गया था। नौजवान लड़कों का एक समूह उसी कब्र को अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहा था और उसके पीछे गांव वाले जुलूस निकालते हुए आ रहे थे। कुछ लोग हंसी खुशी नाचते हुए आ रहे थे, बाकी जाप करते हुए और कुछ खुद को चाकू और नुकीले हथियारों से काटते हुए आ रहे थे। परेड में आए हर इंसान के चेहरे पर खोपड़ी का चित्र बना हुआ था। पूरी गली में लोगों के रिश्तेदारों की सड़ी हुई लाशें रखी हुई थी। हर किसी को आमतौर पर पहने जाने वाले कपड़े पहनाए गए थे और उन्हें कुर्सी पर बैठाया हुआ था जैसे वो जिंदा हो। वो नजारा इतना हैरान कर देने वाला था कि मेरा नाश्ता बाहर निकलने को था। ये सब क्या है? ये यहाँ का चीफ के लिए एक दफन जुलूस है। वो कुछ दिन पहले ही मर गया।
जैसे ही मैंने सोचा कि इससे बुरा अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक उसी समय ऐसा हुआ। वो जुलूस बीच में ही बंद हो गया और सभी लोग हमारी तरफ मुड़े। वो अपनी अजीब सी भाषा में कुछ बोलते हुए हमारी तरफ आने लगे। मिकेल, ये सब क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता, लेकिन हमें जल्द ही अंदर जाना होगा। मैं और मेरे बाकी साथी तेजी से रिजॉर्ट के अंदर भागे, लेकिन वहां कोई नहीं था। सारा स्टाफ, यहां तक कि मैनेजर भी वहां से जा चुका था। मैं अपने कमरे की तरफ भागा, लेकिन वहां मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। किसी ने मुर्गों को मारकर उनका शव और खून हमारे कमरे में चारों ओर फैला दिया था। मिगेल की गर्लफ्रेंड को पैनिक अटैक आने लगा। हम में से बाकी लोग अब बहुत सह चुके थे। अब बस बहुत हुआ, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमें एयर स्ट्रिप पर कुछ दिन के लिए इंतजार भी करना पड़े तो। मैं यहाँ एक भी मिनट और नहीं रहूंगा। मैंने मिगेल से कहा। मेरी रगों में खून खौल रहा था। मैं अपने बैग्स लेने गया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। इससे पहले कि मैं इस बारे में सोच पाता, मुझे और भी ज्यादा बुरा होने का एहसास हुआ। अलग भाषा में मंत्र जपते हुए लोगों के झुंड की आवाज और तेज होने लगी। हमने बालकनी से देखा तो गांव वाले रिजॉर्ट के अंदर आ चुके थे। वो चिल्ला रहे थे और शोर मचा रहे थे। हर किसी के हाथ में चाकू और अन्य नुकीले हथियार थे। मुझे नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मैं सब संभाल लूंगा। तुम सब छुप जाओ, मिगेल ने हमसे चिल्लाते हुए कहा। तब तक गांव वाले रिजॉर्ट की रिसेप्शन तक आ गए। हम पास में बने डेस्क के पीछे जाकर छुप गए ताकि हम सब देख सकें। मिगेल बहुत धीरे और फुसफुसाते हुए बात कर रहा था। उसने जो भी कहा मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन फिर अचानक एक आदमी उसकी तरफ आया और उसने मिगेल के पेट में चाकू घुसा दिया। उसका बेजान शरीर जमीन पर गिर गया और बाकी झुंड ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। नहीं! एना इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और चिल्लाई। इस वजह से सबका ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो गया। भागो, सबके सब भागो! मैं चिल्लाया और हम सब वहां से भागे। मैंने एना का हाथ पकड़ा और उसे लेकर भागने लगा। मैट फिसल कर गिर गया। मैं सिर्फ डर के मारे उसे देख सकता था। उन्होंने उसे उठाने का मौका भी नहीं दिया और उस पर वार कर दिया। डैमियन दूसरी तरफ भाग गया और वो सब उसके पीछे भागे। एना और मैं भागते भागते रिजॉर्ट के बीच पर पहुंचे। किस्मत से वहां मछली पकड़ने के लिए एक छोटी नाव खड़ी थी। मैं उस नाव पर चढ़ा और मैंने एना को भी अपने साथ ही रखा। नहीं, हम नहीं जा सकते। बाकियों का क्या? हमें मदद लानी होगी। अगर हम यहाँ रुके तो हम भी मारे जाएंगे। मैंने किसी तरह उस बोट को चालू किया और जैसे ही बाकी के गांव वाले बीच पर पहुंचे, हम वहां से निकल गए। हमसे जितनी तेज हो सका हमने उस बोट को उतनी तेज भगाया जब तक लोगों का झुंड हमारी आंखों के आगे से गायब नहीं हो गया। मैंने चैन की सांस ली। मैं खुश था कि हम वहां से निकलने में कामयाब हुए। अचानक मुझे अपने सर के पीछे जोर से वार होने का एहसास हुआ और फिर मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए किसी जानवर की तरह लकड़ी पर टंगे हुए पाया। मैंने अपने आसपास देखा तो मेरे दोस्त मर चुके थे, सबके सब, मिगेल और एना के अलावा। वो दोनों गांव वाले के साथ खड़े थे और उन्हीं की तरह मंत्र गा रहे थे जैसे वो सब नरक से आए कोई शैतान हो। मिगेल, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ क्या हुआ? मुझे माफ करना, ये कोई निजी दुश्मनी नहीं है। मेरे लोगों को हमारे चीफ की मौत के सम्मान और बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए विदेशियों की बलि की जरूरत थी और उनकी मदद करना मेरा फर्ज है। इसलिए मुझे तुम सबको बहला फुसलाकर यहाँ लाना पड़ा। एना को इन सब चीजों के बारे में पहले से ही पता था। उसका काम सिर्फ इतना था कि तुम में से कोई भी आइलैंड छोड़कर यहाँ से ना जाए। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे लगा था कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इसलिए तुम अब तक जिंदा हो। मैंने उनसे हाथ जोड़कर तुम्हारी सलामती मांगी है, जितनी देर तक हो सके, लेकिन मेरे जाने के बाद क्या हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। अपने इन आखिरी शब्दों के साथ मिगेल वहां से चला गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है। मैं डर के मारे बस देखता रहा। वो मेरे दोस्तों को बैग में डाल रहे थे और उन्हें स्केयर क्रो बनाया जा रहा था। मैं जानता था कि अगर कुछ नहीं किया गया तो अगली बारी मेरी होगी। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में मेरे डैड ने मेरा नाम यूटा में हो रहे एक समर कैंप पे लिखवा दिया। अलग अलग स्कूल के बच्चे उस कैंप में आए थे। हम सबको अलग अलग कैंप लीडर के नीचे ग्रुप्स में बांट दिया गया। लड़कियों को कैंप के बाएं ओर रखा गया और लड़कों को दाएं ओर। हम सभी बच्चे 13 से 15 साल के बीच की उम्र के थे और जाहिर सी बात थी कि इस उम्र में हमें एक दूसरे से आकर्षण था। लड़के लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे थे और लड़कियों को इतना ध्यान मिल रहा था जिससे वो बहुत खुश थी। लेकिन मैं अकेले रहने वालों में से था, इसलिए मुझे दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन फिर मैं एंजेला से मिला। मैं एक पेड़ के पीछे बैठा और लकड़ी की मदद से गुलेल बना रहा था कि तभी मैंने एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनी। मुझे मेरा चश्मा वापस करो। लेकर दिखाओ, आओ लो ना। मैंने पेड़ के पीछे से देखा तो टकर एक लड़की को परेशान कर रहा था।
टकर मेरे स्कूल से ही था और उसे अक्सर अपने साइज का फायदा उठाकर लोगों को परेशान करना अच्छा लगता था। वो लड़की मजबूर होकर वहां खड़ी रही। उसकी 2 चोटियां बनी हुई थी और दांतों में ब्रेसेस लगे हुए थे। मैं उठा और मैंने टकर के हाथ से चश्मा छीन लिया। अपनी साइज के किसी लड़के से जाकर पंगा लो टकर। वाओ, लगता है कि किसी को गर्लफ्रेंड मिल गई है। दफा हो जाओ यहां से। टकर ने जोर से अपना पैर कीचड़ में दे मारा और उस लड़की की पिंक ड्रेस खराब कर दी और फिर किसी विलन की तरह मुस्कुराता हुआ निकल गया। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। उसे नजरअंदाज करना, वो पागल है। खैर, मेरा नाम जैक है। मेरा नाम एंजेला है। और इस तरह हमारी दोस्ती शुरू हुई। एंजेला और मैंने वो पूरा दिन एक साथ बिताया, लेकिन उस दिन शाम को बॉनफायर के समय कुछ अजीब हुआ। मैं हमारे कैंप लीडर के द्वारा बनाया गया रोस्टेड चिकन खा रहा था जब एंजेला उठी और जंगल के अंदर चली गई। कुछ मिनट बाद जब वो नहीं आई, मैंने तय किया कि मुझे उसे ढूंढने जाना चाहिए। मैं तालाब की तरफ गया और वहां मैंने एंजेला को देखा और टकर भी वहीं खड़ा था। वहां और कोई नहीं था। मुझे लगा कि शायद टकर फिर से उसे परेशान कर रहा है, लेकिन फिर मैंने देखा कि एंजेला टकर के गाल पर किस कर रही थी। मैं ये देखकर चौंक गया। कुछ ही पल पहले ये लड़का उसे रुला रहा था और अब वो उसी को किस कर रही थी। ये सोचकर शायद मैं कभी लड़कियों को नहीं समझ सकता। मैं कैंप साइट पर वापस आ गया। मुझे बुरा लगा और बिना एंजेला के वापस आने का इंतजार किए मैं सोने चला गया। अगले दिन मेरे साथ रह रहे लड़के कार्सन ने मुझे उठाया। डूड, डूड, उठाओ, जल्दी उठाओ। क्या? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? कल रात टकर को जंगल में किसने मार डाला। क्या? हाँ यार, आज सुबह कैंप के लीडर को खून से भरी टकर की लाश एक पेड़ के नीचे पड़ी मिली। मिस्टर रसल ने डेप्यूटी को बुलाया है। हम सब डाइनिंग हॉल में इकट्ठे हो गए और टकर की रहस्यमयी मौत की घोषणा हुई। मिस्टर रसल, हमारे कैंप के काउंसलर, ने बताया कि उसकी मौत किसी जानवर के वार से हुई है, क्योंकि टकर के शरीर और चेहरे पर बहुत से खरोच के निशान थे। पुलिस उसका मरा हुआ शरीर ले गई और अंधेरा होने के बाद हमें कैंप से बाहर जाने के लिए मना कर दिया गया। उस दिन दोपहर में मैं एंजेला के कमरे में उसे टकर की मौत के बारे में पूछने के लिए गया। मुझे यकीन था कि उस रात टकर की मौत से पहले सिर्फ मैंने उन दोनों को एक साथ देखा था, लेकिन जैसे ही मैंने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया, मैंने सुना कि उसके साथ रह रही लड़कियां हंस रही थी और एंजेला का मजाक बना रही थी। उन्होंने दरवाजा खोला और चिल्लाई, ओ एंजी, लो तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ गया। मुझे उनकी बात सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसके बारे में और भी ज्यादा अजीब बात कही। तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस कैसे करोगी जब तुम हमारे सामने अपने कपड़े तक नहीं बदल सकती। एंजेला अपने कमरे में ही खड़ी रही। उसका चेहरा लाल पड़ गया था। क्या सब कुछ ठीक है? सब मेरे शर्मीले स्वभाव का मजाक उड़ाते हैं। मैंने उसे गले लगाया और उसे परेशान देखकर मैंने टकर के बारे में उससे कोई बात नहीं की। हम दोनों ने एक साथ पौधे लगाए और एंजेला फिर से मुस्कुराने लगी। दिन ढलने ही वाला था जब एंजेला ने मुझसे एक फेवर मांगा। जैक, तुम मेरे इकलौते दोस्त हो यहाँ। क्या तुम कैमिला के साथ मजाक करने में मेरी मदद करोगे? कैमिला? वो लड़की जो आज सुबह तुम्हारा मजाक उड़ा रही थी? हाँ, मैंने अभी उसे वॉशरूम जाते हुए देखा। प्लीज उसे सबक सिखाने में मेरी मदद करो। लेकिन तुम्हारे दिमाग में किस तरह का प्रैंक है? एंजेला मुझे वॉशरूम की बाहर ले गई और उसने उसी खिड़की की तरफ इशारा किया। तुम्हें बस इतना करना है कि मुझे उस खिड़की तक उठाना है ताकि मैं उसे डरा सकूं, बस। ठीक है, इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होगा शायद। मैंने एंजेला को अपने कंधे पर बैठाया और ऊपर उठाया, लेकिन जो उसने मुझे बताया था वो करने की बजाय उसने कोने पर लगे मधुमक्खी के छत्ते को निकाला और उसे वॉशरूम के अंदर फेंक दिया। वॉशरूम के अंदर बहुत सारी मधुमक्खियां हो गई और उसी समय एंजेला ने फौरन खिड़की बंद कर दी। कैमिला की दर्दनाक चीख ने मेरे कानों को सुन कर दिया। चलो भागो यहाँ से। एंजेला ने मुझे खींचा और इससे पहले कि हमें कोई देख पाता हम वहां से निकल गए। जैसे ही हम एक सुरक्षित जगह पर पहुंचे, मैं उसके इस घटिया मजाक को देखकर दंग रह गया। ऐसा घटिया प्रैंक करने के लिए मैं उस पर बहुत चिल्लाया और मैंने उससे कहा कि हमारी दोस्ती खत्म होती है। मैंने उसे धमकी देकर इतना भी कहा कि मैं जानता हूं कि टकर की मौत से पहले वो उसके साथ थी। जैसे उसने मेरी ये बात सुनी, उसकी आंखें बड़ी हो गई। मैंने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया और वहां से चला गया। जब मैं कैंप साइट पर वापस आया तो कैमिला मेडिकल रूम में थी और उसे बहुत तेज बुखार था। मैंने तय कर लिया था कि अगली सुबह ही मैं मिस्टर रसल के पास जाऊंगा और उन्हें एंजेला पर नजर रखने को कहूंगा। उस रात काफी तूफान आया और हम सबको जल्दी अपने अपने कैंप में जाने का आदेश मिला। मेरे साथ रह रहा लड़का कार्सन अपने बाकी दोस्तों के साथ था, इसलिए उस रात में कैंप में अकेला था। रात के करीब 2 बजे मुझे अपने छाती पर जोर सा महसूस हुआ, जिस वजह से मेरी नींद खुल गई। नींद भरी आंखों से मैंने एंजेला को अपने ऊपर बैठा हुआ पाया। वो पागलों की तरह मुस्कुरा रही थी और उसके हाथ में चाकू था। मुझे लगा था कि हम एक दूसरे को समझते हैं जैक, लेकिन तुम भी पाकियों की तरह ही निकले।
नहीं। उसने मुझे मारने के लिए चाकू उठाया, लेकिन मैंने उसे बिस्तर से नीचे धक्का दे दिया और चिल्लाया। हम दोनों ही अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करने लगे और मेरे हाथ में एंजेला के लंबे बाल आ गए। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। उसका विग मेरे हाथ में आ गया। नो! ये तुमने क्या किया जैक? ये तुमने क्या किया? एंजेला का शरीर डर के मारे कांपने लगा, जैसे उसे पैनिक अटैक आ रहा हो, और फिर वो जमीन पर बेहोश होकर गिर गई। मैं काउंसलर के पास भाग कर गया और उन्हें सब कुछ बताया। एंजेला के परिवार और पुलिस वालों को बुलाया गया। इसके बाद एक हैरान कर देने वाला सच सामने आया। एंजेला दरअसल एक लड़का था जिसका नाम था पीटर। एक दुखद कार एक्सीडेंट में उसकी बहन की मौत के बाद पीटर की मॉम ने उसे एक लड़की की तरह पाला। ये उसकी मॉम थी जिसने बचपन से ही पीटर के दिमाग के साथ खिलवाड़ किया था। पीटर अब एक जुवेनाइल जेल में है। उस पर एक कत्ल की कोशिश का इल्जाम है। मैं उसके बाद से कभी किसी समर कैंप में नहीं गया और उस हादसे के बाद भी कई वक्त तक मुझे लड़कियों के साथ रिश्ता रखने में भी डर लगने लगा। हे, मुझ पर पानी उछालना बंद करो चार्ल्स, अब बस भी करो। ये सिर्फ पानी है जान, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम तैरते हुए हंसने लगे। किनारे से दूर जाकर हमें समुद्र की गहराई का पता चला। अचानक मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखा तो उसके चेहरे के भाव बदले हुए नजर आ रहे थे। चार्ल्स, मेरी टांग खींचना बंद करो। मैं कुछ नहीं कर रहा जान। क्या हुआ? एक चीख के साथ वो अचानक लहरों के बीच कहीं गायब हो गई। मैं उसे ढूंढते हुए पानी के अंदर गया, लेकिन वो एक झटके में ही गायब हो गई थी। मैंने मदद के लिए आवाज लगाई। मदद करो, कोई मेरी मदद करो, मुझे मदद की जरूरत है। अपनी आंखों के कोने से मैंने एक परछाई को अपने आसपास घूमते हुए देखा और मैं घबराने लगा। समुद्र में अंधेरा था और मेरी गर्लफ्रेंड कहीं नजर नहीं आ रही थी। पानी के अंदर जो काली परछाई थी वो जो भी थी मेरे और करीब आने लगी। फिर अचानक मुझे महसूस होने लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है और फिर उसने मुझे ऊपर खींच लिया। एक आदमी ने मुझे पानी में संघर्ष करते हुए देखा और अपनी नाव में खींच लिया। हे मैन, तुम कैसे हो? क्या हो रहा है? मेरी गर्लफ्रेंड, वो चली गई। हम दोनों समुद्र में तैर रहे थे और फिर वो अचानक कहीं गायब हो गई। हम उसे ढूंढ लेंगे, तुम शांत हो जाओ। लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ पाए। यहाँ तक कि उन्होंने कोस्ट के गार्ड को भी बुलाया, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिली। आखिरकार मांझी और कोस्ट गार्ड मेरी तरफ देखने लगे जैसे मैं कोई पागल हूँ और मेरे पास वहां से जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला था और मैं सीधा पुलिस के पास गया। मुझे एक लापता होने की शिकायत दर्ज करवानी है। उसका नाम नैन्सी है। हम समर वेकेशन के लिए यहाँ आए थे और हम दोनों तैर रहे थे जब अचानक वो गायब हो गई। पुलिस ने मेरी पूरी कहानी सुनी, लेकिन मैंने स्टेशन के बाहर जो देखा उससे मैं हैरान हो गया। मैंने उसे सड़क के उस पार खड़े हुए देखा। उसके चेहरे पर घबराहट थी। क्या चल रहा है चार्ल्स? तुम पुलिस स्टेशन में क्यों थे? मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। क्या हुआ? मैं सदमे में था और उससे लगातार सवाल पूछ रहा था, लेकिन उससे कुछ भी याद नहीं था। उसने बताया कि उसका सर बहुत दर्द कर रहा था और कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। हम जल्दी से होटल गए और मैं उम्मीद करने लगा कि मुझे कोई जवाब मिलेगा, लेकिन हम अपने कमरे में वापस आए तो वो काफी थकी हुई लग रही थी। इसलिए हमने उस रात सोने का फैसला किया। पानी बहने की आवाज ने मेरी नींद खोल दी। मैंने आसपास देखा और मुझे पता चला पूरा कमरा पानी से भरा हुआ था। मुझे बाथरूम से नलके के चालू रह जाने की आवाज आने लगी, इसलिए मैं भागते हुए उसे बंद करने गया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे ही मैं अपनी गर्लफ्रेंड को जगाने और उसे वहां से बाहर निकालने के लिए वापस आया तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। नैन्सी, ये क्या हो रहा है? तुम कौन हो? वो बदल रही थी। उसका शरीर एक ऐसे जीव में बदल गया जिस पर कांटे और पंख लगे हुए थे। उसकी आंखें गहरी काले रंग की थी और उसका चेहरा किसी मछली के जैसा लग रहा था। उसके शरीर का रंग बदलकर हरे और नीले रंग में तब्दील हो चुका था और उसके बाल काले और लंबे हो गए थे और उसके हाथ और नाखून भी लंबे हो गए थे। और फिर वो मेरे ऊपर कूदी। मैं उसे चकमा देने में कामयाब हुआ और जल्दी से दरवाजे की कुंडी खोलकर मैं बाहर निकल गया। मैं तब तक भागता रहा जब तक मैं होटल के दरवाजे से दूर नहीं हो गया। फिर मैं रुका और मैंने खिड़की से अंदर देखा। वहां नैन्सी थी। वो बिस्तर पर ऐसे बैठी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने अपनी आंखें मसली, कंफ्यूज होकर पीछे हो गया और ये सोचने लगा कि कहीं मुझे कोई भ्रम तो नहीं हो रहा। चार्ल्स, तुम कहां जा रहे हो? वापस आओ। आखिरकार मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला। चार्ल्स, तुम इस तरह भागे क्यों? आखिर हुआ क्या है? क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आया है? हाँ, शायद ऐसा ही हुआ है। अपनी आंखें मसलने पर मुझे ऐसा ही लगा जैसे मैंने कोई सपना देखा हो। वहां कोई पानी नहीं था और ना ही वहां ऐसे कोई निशान नजर आ रहे थे जैसा पहले मैंने देखा था।
अगर मेरी जगह कोई भी और ऐसा कुछ देखता तो उन्हें भी यही लगता कि वो सपना देख रहे हैं। शायद हमें एक बार दोबारा तैरने जाना चाहिए, इससे तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा। हाँ, शायद हम ऐसा कर सकते हैं। शायद मुझे पूरी तरह जागने की जरूरत है। इसलिए हम एक बार फिर समुद्र की तरफ जाने लगे और वहां पहुंचकर पानी में उतर गए। जैसे ही हमने तैरना शुरू किया तो सब कुछ आम तरीके से ही चल रहा था, इसलिए मैं भी धीरे धीरे रिलैक्स होने लगा। जैसे ही हम किनारे से थोड़ा दूर गए तो मुझे अपनी टांग पर कोई चीज महसूस हुई और फिर मुझे वो दोबारा महसूस हुई। पानी में नीचे देखने पर मैंने देखा कि काली परछाई मेरे आसपास घूम रही है और मैंने नैन्सी की चिंता जताते हुए उसकी ओर देखा। नैन्सी, फिर से कुछ हो रहा है। लेकिन उसका चेहरा देखने के बाद मैं अपनी बात खत्म नहीं कर सका। वो एक बार फिर से पूरी तरह बदल चुकी थी और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। इससे पहले कि मैं उससे दूर हो पाता, उसने मेरी बाजू पकड़ी और मुझे पानी के अंदर धकेलने लगी। मैं अपनी पूरी जान लगाकर उससे छुटकारा पाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं सिर्फ खुद को नीचे जाते हुए महसूस कर पा रहा था। मैं कोशिश करता रहा, लेकिन उसने मुझे बहुत ही जोर से पकड़ा हुआ था। जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, क्या बकवास है। लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा और मुझे समुद्र की गहराइयों में ले गई जब तक मैं बेहोश नहीं हो गया। मैंने उसका चेहरा देखा, वो बहुत ही खतरनाक और खूंखार लग रहा था। उसके बाद मैंने कोशिश करनी भी बंद कर दी और समुद्र की गहराइयों में खो गया। मैं अपने आसपास परछाई को तैरते हुए देख सकता था। जैसे जैसे मैं उनके पास जाता रहा, मुझे लगने लगा कि मैं अब दोबारा तट नहीं आ सकूंगा। मेरे सामने घूम रही परछाई अब मुझे धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगी और मुझे एहसास हुआ कि वहां और भी जीव थे, बिल्कुल नैन्सी के जैसे। शायद अगली बार मैं उसे किसी और शिकार को पकड़ने में मदद करूंगा।